हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह मघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का अकाउंट्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? क्लास 11th का अकाउंट्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आपको इस चैनल पे तीनों सब्जेक्ट्स जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड अकाउंटेंसी, तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 के बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लास्ट ईयर जो पेपर हुए बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इस साल से हम क्लास 11th और आप फिर जब 12th में आएंगे तो आपको ऑलरेडी 12th के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज से समझेंगे। देखें, आप कॉमर्स का सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, खासकर इकोनॉमिक्स एंड ये जो तीन मेन सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको सोचना किसके हिसाब से है? देखें, जब हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपका वैसे नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हम डिस्कस करेंगे। तो आपको हमेशा सोचना किसके हिसाब से है? बिजनेसमैन। आप अपने आप को क्या मानेंगे कि आप क्या हैं? एक बिजनेसमैन हैं। हमेशा अपने आप को ऐसे सोचना जैसे आप क्या हैं? एक बिजनेसमैन। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये कंफर्म रहना चाहिए कि आपको पूरे अकाउंट्स में ये सोचना है कि आप क्या हैं? एक बिजनेसमैन है। ठीक है, जब तक कुछ और ना कहा जाए। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आपके सब्जेक्ट का नाम है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लो आपकी एक शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, ये है आपकी ग्रोसरी स्टोर। अब यहां पे आपके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो डेली कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, बहुत सारे कैश में खरीदते होंगे, बहुत सारे उधार खरीदते होंगे। अब एक बात बताओ, बहुत सारे कस्टमर हैं, तो जब तक अब क्या आपको ये याद रह जाएगा? मान लीजिए मैं आपकी दुकान पे एक महीने तक कुछ ना कुछ खरीद के ले गया, एक महीने बाद आया, मैंने बोला बताइए भैया कितना उधार हुआ? आपको क्या याद रह जाएगा कि डे 1 पे इतना ले गया था, डे 2 पे इतने रुपए, डे 3, डे 5, डे 6? ऐसे याद रहेगा क्या? इम्पॉसिबल है याद रखना, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी आपको भूल जाएगा। तो क्या किया जाए? इसका एक तरीका है कि लिख लिया जाए। आप मेरा क्या करें, मेरे नाम से एक पेज में लिखते जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो जो ले गया, और फिर जब 30 डे हो जाए तो आप उसका मुझे टोटल करके बता दें। तो जब आप क्या कर रहे हैं? ये लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। तो जब रिकॉर्ड किया जाए, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग पेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? जब आप ये लिख रहे थे अपनी कॉपी में, इसको क्या कहते थे? इसको बुक कीपिंग कहा जाएगा। मतलब आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब होता है पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैं आपकी दुकान पे आया, आपने मुझे पानी पिलाया, ठीक है ना? उसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी पैसे से। ठीक है ना? मैंने आपको पैसे दिए, आपने मुझे गुड्स दिया, उधार दिया, इन सारी चीजों का लेखा जोखा किया जाएगा। और किस तरह किया जाएगा? ऑर्डरली मैनर में, मतलब डेट वाइज लिखेंगे कि डेट मतलब मान लीजिए एक मंथ है तो डेट एक तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, इस तरीके से किस तरीके से पेमेंट किया गया, मतलब किस तरीके कितना गुड्स बेचा। ठीक है, अब मान लो महीने के आखिरी में मैंने आपसे पूछा कि बताइए, तो आपने टोटल किया और आपका टोटल आया 3000 रुपए। तो ये क्या है? 3000 रुपए। आपने क्या किया? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि भैया 3000 रुपए का उधार है मेरे ऊपर आपका, तो आप क्या करेंगे? 3000 रुपए मुझसे मांगेंगे। तो ये क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब एक बात बताओ, चलो मान लो पूरे साल में मैंने सेल किया 10 लाख का, मैंने खरीदा टोटल पूरे साल में हर महीने अलग अलग, तो परचेस किया मान लो 8 लाख का। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो ये प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब मैं हिसाब किताब रखूंगा, जब मैं क्या करूंगा? हिसाब किताब रखूंगा। देखो एक चीज समझो, आपका अकाउंट्स जो है ये प्रैक्टिकल है, ये कंप्लीटली क्या है? प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे? इसको थ्योरी से नहीं समझा जा सकता, इसको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। जैसे आप एक चीज समझे कि आपको बहुत सारी चीजें बता दी जाए, एक बुक दी जाए कि आपको तलवार चलाना ऐसे आता है, ठीक है ना?
आपको ऐसे ऐसे तलवार चलाना है, लेकिन आपको आपने कभी तलवार देखी ना हो और आपको युद्ध में भेज दिया जाए, बोले तलवार लेके जाओ, क्या होगा? आप खुद के ऊपर गिरा लेंगे तलवार, आप ठीक से चला नहीं पाएंगे। तो लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कर लें, आपको तलवार चलाना सीख गए, तो फिर आप उसको जल्दी से लिख सकते हैं कि भैया हाँ, इस तरीके से हमने तलवार चलाना सीखी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है ना, बुक कीपिंग एक इनिशियल फेज है और अकाउंटेंसी उसके बाद किया जाता है, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग। ठीक है, अब बेसिक टर्म्स की कुछ बात कर लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है? पहला, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? ठीक है, देखें, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी बात है हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। समझ लेना, फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे, और जैसे हमने सेल किया, 10 लाख रुपए का सेल किया, हमने 10 लाख रुपए का सामान बेचा, तो इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा, और ये क्या है? मनी में मेजर्ड है। दूसरा, मैं आपसे सवाल कहता हूं कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया और हमें लॉस हुआ, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की एंट्री कर सकते हैं क्या? अर्थक्वेक को बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ठीक है, अब क्या है? अकाउंट। दूसरा, अकाउंट समझना, अकाउंट रेफर्स टू द समराइज्ड। एक चीज समझना, आपका बैंक में अकाउंट होगा, तो बैंक में क्या लिखा जाता है? एक तरफ लिखा जाता है डेबिट, दूसरी तरफ लिखा जाता है क्रेडिट। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बैंक में है, तो बैंक में पासबुक में कैसे किया? जब आप पैसे जमा करते हैं तो वहां क्या किया जाता है? क्रेडिट। जितनी बार पैसे जमा करते हैं उस डेट में लिखा जाता है, और जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसको कहां लिखते हैं? डेबिट में। तो क्या ही यहां पर सिर्फ आपके अकाउंट में सिर्फ आप जितनी बार पैसे जमा करेंगे और जितनी बार पैसे विड्रॉ करेंगे वही लिखा जाएगा। तो क्या होता है? अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, जहां पर सारी चीजें एक ही जगह पर लिखी जाती हैं, आपका हिसाब किताब एक ही जगह पर लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें दो साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट, हम आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। अब तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। समझिएगा क्या है ये कैपिटल। देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट करना था, आप मान लीजिए एक शॉप ओपन करना चाहते हैं। अब शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको फर्नीचर चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपको फिटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, उसके अलावा आपको मान लीजिए आप एक शोरूम ओपन करना चाहते हैं रेडीमेड गारमेंट का, रेडीमेड गारमेंट का, ठीक है, और आपको क्लॉथ चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो इसको सब कुछ लगाने में मान लीजिए 10 लाख रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 लाख रुपए लगेंगे। तो ये किसका पैसा आया? ये पैसा लगाया आपने, ये पैसा आप लाए और इस पैसे से आप अपनी शॉप ओपन की, तो ये 10 लाख रुपए क्या कहलाएगा? ये 10 लाख रुपए आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, मतलब जो पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर, वो क्या कहलाता है? आपका कैपिटल। ठीक है, अब देखो ये कैश के फॉर्म में हो सकता है या एसेट के फॉर्म में हो सकता है। कैसे? देखो, उसने 5 लाख रुपए एसेट लगाए, ठीक है, और 5 लाख रुपए का उसके पास स्टॉक रखा हुआ था, वो लेके आ गया। स्टॉक यानी अभी हम डिस्कस करेंगे, गुड्स रखा था वो लेके आ गया। तो जितना सामान लेके आ रहा है, वो जितने पैसे प्लस जितना सामान ला रहा है, वो सब कुछ क्या कहलाएगा? वो सब कुछ कहलाएगा आपका कैपिटल। ठीक है, कुल मिला के जितना कुछ बिजनेस में लगा के शुरू किया जाता है बिजनेस, वो सारा कुछ कहलाता है क्या? कैपिटल। कैपिटल किसका होता है? ओनर का होता है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, अब मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, बिजनेस इसका चल रहा था ठीक ठाक। इसकी वाइफ ने बोला कि देखो एक काम करो, मेरे लिए एक कार परचेस कर दो। क्या कर दो? कार परचेस कर दो। ठीक है, तो इस बेचारे के पास थे मान लो 5 लाख रुपए। कितने थे? 5 लाख। कार आनी थी 8 लाख की, 3 लाख रुपए कम थे, तो ये खरीद नहीं रहा था। इसकी वाइफ ने बोला कि बिजनेस से निकाल लो। ये आया अपनी दुकान पे, कितना 10 लाख लगाए थे, अब कितना निकाल के चला गया? 3 लाख निकाल लिए इसने। क्यों निकाले? पर्सनल पर्पस के लिए, वाइफ को कार खरीदने के लिए। तो ये 3 लाख रुपए क्या कहलाएंगे? ड्रॉइंग्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ड्रॉइंग्स। तो मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाई ओनर्स फॉर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखो, जब बिजनेस से ओनर जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालेगा तो उसको कहेंगे कि
उसने क्या किया है, ड्राइंग किया है। जैसे जो लगाया वो कहलाता है कैपिटल, जो निकाल लिया बिजनेस से वो कहलाता है क्या, ड्राइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एसेट्स क्या है, दो चीजें आप जरूर पढ़ेंगे यहां पर। आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो आप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एक होता है फॉर्मूला आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। तो कैपिटल हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जो बिजनेसमैन ऑनर लगाता है उसको, ऑनर जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसेट्स किसे कहते हैं। देखो एसेट्स एक रिसोर्स है, एसेट एक रिसोर्स है। अब रिसोर्स का मतलब क्या है समझना जरा। तीन चीजें एसेट होंगी, कोई थिंग, जैसे मशीनरी, मशीनरी है आपकी वो क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। आपके पास गुड्स रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, आपका एसेट कहलाएगा। बिल्डिंग है वो क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। दूसरा डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं देखना, आपकी दुकान पे एक आदमी आया, आपकी दुकान पे एक कस्टमर आया, आपने उसको 10,000 रुपए का सामान बेच दिया, उसने अभी पैसा दिया नहीं है आपको, उसने अभी पैसा आपको दिया नहीं है, बाद में आपको पैसा मिलेगा, तो उससे पैसा लेना है, मतलब ये क्या है आपके लिए, एसेट है, एक रिसोर्स है जहां से आपको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है। और तीसरी चीज क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कैसे, जैसे मान लो आपने अपना मोबाइल रिचार्ज करा लिया, आप मोबाइल पहले रिचार्ज कराते हैं बाद में यूज करते हैं, ठीक है, तो जब तक रिचार्ज कराया उसके बाद मान लीजिए 1 महीने की वैलिडिटी है, तो 1 महीने तक हमारे पास ये राइट है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो एसेट आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, रिसोर्सेस हैं जो हमारे ऑपरेशन में काम आएंगे, हमारे काम करने में काम आएंगे। तो तीन चीजें हैं, थिंग, डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना। अब ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो दो तरह, करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर विद इन 12 मंथ्स क्या होंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे डेटर, डेटर मतलब हमने उधार दे माल बेचा और वो 12 महीने के अंदर हमें पैसा दे देगा। स्टॉक रखा है, हम इसको 12 महीने में बेच देंगे। ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स मतलब जिनको हमने रखा हुआ है और इनको बेचने का हमारा उद्देश्य नहीं है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। अब मान लीजिए हमारे यहाँ मशीनरी रखा हुआ है, फर्नीचर रखा हुआ है, तो हम क्या उसको बेचने के लिए, मान लीजिए हमारा गारमेंट का शोरूम है, रेडीमेड गारमेंट्स हम बेचते हैं। ठीक है। अब रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हैं, वहां पर हमने कंप्यूटर लगा रखा है बिलिंग के लिए, तो क्या कंप्यूटर बेचने के लिए लगाया है, नहीं, कंप्यूटर बिल बनाने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स में ऐसा होगा जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड की जाएंगी और उनको नॉर्मल बिजनेस में यूज करना है, ना कि बेचने के लिए। ठीक है। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है ना, लैंड, बिल्डिंग। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं भैया, जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, आपका नाम है मार्केट में, आपके ब्रांड की वैल्यू है भैया। कुछ होते हैं ना, हर शहर में कुछ दुकानें बड़ी मशहूर होती हैं, तो उस दुकान का नाम है, उस नाम की वजह से लोग वहां पर आते हैं, तो ये भी एसेट है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता, नाम दिखाई नहीं देता। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। जैसे समझ लो, एक और मैं एग्जांपल देता हूं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कभी दिखाई नहीं देता। आपका मोबाइल जो है आपके पास, ये जो आप मोबाइल आप टच करते हैं ये हार्डवेयर है, लेकिन जो अंदर काम करता है वो जाके क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देता, तो वो भी क्या है, एसेट है। ठीक है। लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। दो चीजें हमने समझ ली, एसेट्स और कैपिटल। कैपिटल बिजनेस में लगाया जाता है। लायबिलिटीज देखो, लायबिलिटीज में जैसे हमने एसेट समझा, तो लायबिलिटीज में भी 3 चीजें आएंगी। हमने किसी से लोन ले लिया, हमने किसी से लोन लिया, लोन लिया तो बाद में चुकाना पड़ेगा, बाद में लौटाना पड़ेगा, तो यहां पर हम क्या हो गए, लाइबल हो गए लौटाने के लिए। दूसरा, हमने किसी से गुड्स उधार खरीद लिया, जब हम गुड्स किसी से उधार खरीदेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर बोला जाता है। आज पैसे नहीं दिए, कल को देने पड़ेंगे। और तीसरी चीज क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, समझना। मान लो हमारे यहां पर एक आदमी ने 1 महीने काम किया, तो हमें सैलरी देनी चाहिए थी उसको,
हमने सैलरी अभी नहीं दी, सैलरी अभी काम करा लिया, सैलरी नहीं दी, तो बताओ क्या हमारा ऑब्लिगेशन है कि उसको हम सैलरी दें? बिल्कुल ऑब्लिगेशन है, तो हमें उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें मिलकर लायबिलिटी बनती है। अब देखो बिजनेस में ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बिजनेस में जो लगा होगा या तो मालिक का लगा होगा या उधार लेकर लगाया होगा, उसी से एसेट आएगा। तो या तो अपना पैसा लगा होगा उसको कैपिटल कहेंगे, या लायबिलिटी का लगा होगा उसको, जो दूसरों का पैसा लगा होगा उसको लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटीज दो तरीके की होती हैं, जिनका 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा उनको क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स। और नॉन करंट लायबिलिटी जिनको 1 साल के बाद पेमेंट करना है उनको क्या बोला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक टर्म्स हैं पार्ट 1 में। इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स हैं हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके फीडबैक बताएं। क्लास 12 के बच्चे बहुत सारे बताते हैं कि सर उनका पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत सारी चीजें। अगर आप पुराने वीडियोस में क्लास 12 के देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, आप भी कमेंट करें। और ये वीडियोस आप अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, भरपूर शेयर करें, और जिससे चैनल ग्रो हो सके तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।